हमारे शरीर के रहस्यमय घटक जीन्स। अन्नमय कोश की दृश्यमान शरीर की स्थूल संरचना तो अन्य प्राणियों जैसी ही है, पर उसके अंतराल में प्रवेश करने पर पता चलता है कि पग पग पर उसमें विलक्षणताएं भरी पड़ी हैं। इनके स्वरूप और उपयोग को जाना जा सके तो तिलस्म के वे पर्दे उठ सकते हैं जिनके भीतर रहस्यमय सिद्धियों के अनंत भंडागार भरे पड़े हैं। काय कलेवर में प्रजनन क्षमता की सूत्रधार अत्यंत छोटी इकाई है जीन्स। यह आंख से दृष्टिगोचर न होने वाले शुक्राणुओं और डिंबाणुओं के अंतराल में रहने वाले अत्यंत ही क्षुद्र घटक हैं। इतने पर भी उसकी क्षमता देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हार्मोन या जिन्स ही रहस्यमयी क्षमताओं से सुसंपन्न हैं। सच तो यह है कि पूरी काया ही तिलस्मी रहस्यों से भरी पूरी है। दुर्भाग्य यही है कि हम न तो उसकी सामर्थ्य को समझ पाते हैं और न उसके सदुपयोग का ही साहस जुटाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी काया का स्थूल भाग अन्नमय कोश छोटी छोटी कोशिकाओं यानी कि सेल्स से बना है। इन कोशिकाओं के अंदर एक द्रव साइटोप्लाज्म बसामयी पीला सा द्रव पदार्थ भरा रहता है। इसके बीच में अवस्थित होता है कोशिका का नाभिक अथवा केंद्रक न्यूक्लियस। पुरुष की शुक्राणु कोशिका अथवा नारी की अंडायु या डिंबाणु कोशिका के नाभिक में छोटे छोटे धागे जैसे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। एक नाभिक में इनके 23 या 24 जोड़े होते हैं। इन्हीं से लाखों की संख्या में जीन्स चिपके रहते हैं। नए मनुष्य शरीर के निर्माण तथा उसमें आनुवंशिकीय गुण धर्मों का विकास इन्हीं पर निर्भर करता है। यह जीन्स क्या है, कैसे यह अपनी आश्चर्यजनक भूमिका पूरी करते हैं, इस रहस्य पर से विज्ञान अभी पर्दा उठा नहीं सका है। उनके संबंध में बड़ी तेजी से शोध कार्य चल रहे हैं। बहुत से रहस्य खुले भी हैं, फिर भी वह नहीं के बराबर हैं। अभी तक अध्ययन के आधार पर जीन्स छोटे से विद्युन्मय पुटपाक या पुड़िया यानी कि पैकेट हैं। माना जाता है कि इनकी रचना कई तरह के न्यूक्लियस अम्लों के संयोग से हुई है। उनमें से अभी केवल 2 के बारे में जाना जा सका है। वे है 1 DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, 2 RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिनकी रचना के बारे में अभी तक नहीं जाना जा सका है, किंतु यह जानकारियां निश्चित रूप से हो गई हैं कि शरीर के अंग प्रत्यंग की विशिष्ट रचना में अनेक परंपरागत स्वभाव में रोगों तथा गुणों के विकास की आश्चर्यजनक क्षमता इनमें है। इनके गुणों और क्रियाकलापों को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह पता विज्ञान अभी नहीं लगा सका है, किंतु यह माना जाने लगा है कि यदि जीन्स के गुणों और कार्य प्रणाली को प्रभावित किया जा सके तो आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यह अन्नमय कोश के छोटे से घटक एक कोशिका के नाभिक में रहने वाले नगण्य आकार वाले विद्युन्मय पैकेट मनुष्य के आसपास के वातावरण से लेकर उसके विचारों और भावनात्मक विशेषताओं के संस्कार ग्रहण करने में समर्थ हैं। मनुष्य के विकास के संबंध में
भारतीय मान्यता यह रही है कि उस पर अनुवांशिकता के साथ साथ बाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पहले इस मान्यता के प्रति उपेक्षा बरती जाने लगी थी। यह स्पष्ट हो गया है कि अपने वातावरण तथा अपनी चेष्टाओं द्वारा व्यक्ति जिन स्वभाव गुणों को अर्जित करता है वे वंशानुक्रम से प्राप्त नहीं होते और न ही कोई व्यक्ति उन अर्जित विशेषताओं को वंशानुक्रम द्वारा अपने बच्चों को प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति ने अनेक भाषाएं सीखी हैं तो वह उस भाषा ज्ञान को अपने बच्चों को वंशानुक्रम द्वारा नहीं दे सकता। बच्चों को भी भाषा ज्ञान की प्रचलित विधियों को ही अपनाना होगा तथा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया है कि वंशानुक्रम का निश्चित प्रभाव संतान पर पड़ता है। अनुवांशिक जेनेटिक का सारा ढांचा ही इसी आधार पर खड़ा है। यह सही है कि कोई भी व्यक्ति जंगली बेर के बीज बोकर उनसे गुलाब के फूलों की आशा नहीं कर सकता। गौरैया के अंडों को सेकर उनमें से मोर के बच्चे कौन निकाल सकता है? लेकिन जिन पौधों के बीज बोए जाते हैं उनसे उन्हीं जैसे पौधे आखिर क्यों उगते हैं? चूहों से चूहा और बिल्ली से बिल्ली ही क्यों पैदा होती हैं? इसका उत्तर है अनुवांशिकता, अर्थात नियमित वंश परंपरा, जिसके कारण ही ऐसा होता है। जो वस्तु जिस वंश की होगी उसका बीज डाले जाने पर वैसा ही फल होगा। अनुवांशिकता में काम करने का ढंग भी शामिल है और चीजों का कद तथा रंग भी। उदाहरण के लिए, बया पक्षी को बढ़िया लटकने वाला घोंसला बनाना किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। अनुवांशिकता अपने पूर्वजों से मिलने वाली विशेषताओं का ही दूसरा नाम है। वैज्ञानिक जानते हैं कि जीवों में जो विशेषताएं होती हैं वे उन्हें अपने माता पिता से अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में मिलती हैं। इन सूक्ष्म कणों को जीन कहा जाता है। हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जीन कोशिकाओं का ही एक भाग है। अगर किसी वट वृक्ष की शाखा को कहीं उसके अनुकूल स्थान में ले जाकर बो दिया जाए तो वह भी मूल पेड़ की तरह ही फलने फूलने लगेंगी। उसकी कोशिकाओं के जीन अपने पहले के पेड़ की भांति होंगे। ठीक उसी तरह जिसे तरह किसी स्पंज के टुकड़े में वैसे ही छिद्र होते हैं जैसे उस स्पंज में थे जिसमें से कि टुकड़े को तोड़ा गया है। अधिकांश पौधों और जीवों की उत्पत्ति नर और मादा से होती है। कुछ जीन नर से कुछ मादा से मिलते हैं। जरबेरी झाड़ी के बीज गुलाब तो नहीं, लेकिन एक ऐसा पौधा अवश्य उगा सकते हैं जिनमें एक की बजाय दो तरह के फूल हों। काली बिल्ली का बच्चा एकदम सफेद हो सकता है। यदि कोई पौधा या जानवर दो तरह की विशेषता के जीन अनुवांशिकता द्वारा प्राप्त करता है और दोनों का प्रभाव बराबर रहता है तो दोनों के मिलने से तीसरी विशेषता उत्पन्न होती है। अगर लाल गाय और सफेद रंग का सांड हो तो उनका बछड़ा न तो सफेद होगा और न लाल, वह भूरा यानी दोनों के बीच के रंग का हो सकता है। ऐसा हो जाने के नियम की वैज्ञानिक व्याख्या अनुवांशिकता के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। जीन ही इस अनुवांशिकता के वाहक हैं और अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई हैं। अभी तक किए गए परीक्षणों से यही जाना जा सका है कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं जैसे रंग, रूप, नेत्र, त्वचा, खून का प्रकार, लंबाई,
ठिंगनापन आदि सब ही अनुवांशिक और पितृगत होते हैं। ये शारीरिक गुण भी मात्र माता पिता से नहीं प्राप्त होते, वरन वे दादा परदादा तथा अन्य पूर्वजों से क्रमशः संक्रमित होकर आते हैं। वंशानुगत गुणों में माता पिता का दाय प्रत्येक गुण में आधा होता है, यानी माँ का 1/4 और पिता का 1/4। उनके पूर्व के 4 पितरों में प्रत्येक का दाय प्रत्येक गुण का 16वां भाग होता है, अर्थात चारों पितरों का कुल दाय 1/4 भाग होता है। शेष 1/4 और पुरानी पीढ़ियों से आते हैं। व्यक्ति के संस्कार तो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित संपदाएं और साधन है, किंतु उसके उपयुक्त उपकरण अन्नमय कोश के निर्माण के घटक जीन्स क्रोमोसोम्स का भी स्वरूप निर्धारण कितनी सूक्ष्मताओं और जटिलताओं के आधार पर होता है, यह आनुवंशिकी की आधुनिक खोजों द्वारा भी स्पष्ट होता है। भारतीय मनीषी इन सूक्ष्मताओं से परिचित थे, तभी वे सुसंतति के लिए माता पिता का चरित्रगत तपस्वी संयमी होना अनिवार्य बतलाते थे। इंद्रिय लिप्साओं की रहने की खुजली को शांत करते रहने की कुचेष्टाओं के साथ सुसंतति की आकांक्षा करते रहना एक असंभव कल्पना मात्र है। उसके सफल होने की कदापि कोई भी संभावना नहीं है। अन्नमय कोश की इन सूक्ष्मताओं से परिचित होकर अपना जीवन क्रम उस प्रकार व्यवस्थित कर व्यक्ति न केवल सुयोग्य संतति के जनक जननी बनने की क्षमता से, अपितु उन अनेक विशिष्ट क्षमताओं विभूतियों से संपन्न बनता है जिनसे मनुष्य शरीर की सार्थकता और गरिमा है। अन्नमय कोश की साधना स्वयं की इन क्षमताओं के विकास का ही नाम है। आनुवंशिकता का प्रभाव बिल्कुल सीधा और स्थूल नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी माता पिता में से दोनों को या किसी एक को टीबी रोग क्षय रोग हो तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि बच्चे को जन्म से ही टीबी क्षय रोग हो, अपितु इसका सिर्फ यह अर्थ है कि बच्चे के शरीर में एक सी वृत्ति या तत्परता विद्यमान है कि क्षय रोग के कीटाणु शरीर में पहुंचते ही वहां जड़ पकड़ लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई बढ़ई है जो अपने काम में बड़ा दक्ष है। वह कार्य दक्षता बच्चे में जन्मजात रूप से नहीं उत्पन्न होती, अपितु यदि बच्चे को कुशल बढ़ई बनाना है तो उसे बढ़ईगिरी का काम सीखना ही होगा। हाँ, इस बच्चे के हाथ ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा कि उन औजारों का अधिक अच्छा उपयोग संभव हो जो बढ़ईगिरी के काम में आते हैं। इसलिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को समान महत्व दिया जाता है। सभी गुण आनुवंशिकता द्वारा अर्जित होता है ऐसा नहीं मान सकते। कुछ जन्मजात गुणों का आधार ही आनुवंशिकता को माना जाता है। ये जन्मजात गुण वंशानुक्रम के लक्षण कहे जाते हैं। वंशानुक्रम के लक्षण क्रोमोसोमों के आधार पर प्राप्त होते हैं। क्रोमोसोमों में होते हैं जीन जो व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्माण करते हैं। जीन का व्यवहार या आचरण से सीधा संबंध नहीं होता। जिन शरीर के ऊतक तथा अंगों के विकास को निर्देशित नियंत्रित करते हैं, इस प्रकार वे शरीर की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। शरीर की ये क्रियाएं स्पष्टतः व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं और उस रूप में जिन्स का संबंध व्यवहार से भी होता है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति वंशानुक्रम से छोटी टांगे, ठूंठदार अंगुलियां या बहरे कान प्राप्त करता है, तो निश्चय ही कुछ क्षेत्रों में उसकी योग्यता सीमित हो जाएगी। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने वाले हजारों रासायनिक तत्व भी जीन्स द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जैसे दृष्टि के लिए प्रकाश संवेदी तत्व या कि रक्त के जमने की कोई रासायनिक तत्व योग देते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति सशक्तता या दुर्बलता का संबंध जीन्स से ही होता है। ऐसे अनेक लक्षण वंशानुक्रम से संबंधित होते हैं। वंशानुक्रम के आधारभूत घटकों जीन्स और क्रोमोसोम्स के अध्ययनों के निष्कर्ष इस तथ्य के द्योतक हैं कि अन्नमय कोश में निर्माण का सूक्ष्म आधार कितना व्यापक और जटिल होता है। पौष्टिक भोजन मात्र से अन्नमय कोश सुदृढ़ नहीं हो जाता। इनके विपरीत अन्नमय कोश की सुदृढ़ता ही भोजन के रस परिपाक का कारण व आधार बनती है। बढ़िया खाने पहनने की चिंता करते रहने को ही जीवन का पुरुषार्थ मान बैठने वाले अन्नमय कोश के निर्माण के आधारों से अनभिघ्न रहकर उसे अस्त व्यस्त और दूषित विकृत बनाते रहते हैं और भावी संततियों को भी उस विकृति का अभिशाप दे जाते हैं। एक जीन युग्म शरीर के किसी विशेष कैरेक्टरिस्टिक के विकास का निर्देश करता है। आंखें भूरी हैं या नीली, बाल घने काले हैं या हल्के स्वर्णिम अथवा लाल घुंघराले हैं या सीधे, सामान्य बाल है या गंजापन है, दृष्टि सामान्य है या रतौंधी ज्यादा होने की संभावना है, श्रवण शक्ति सामान्य है या जन्मजात बहरापन है, रक्त सामान्य है या कि हीमोफोलिया का दोष है, रंगबोध स्पष्ट है या वर्णांधता दोष है, उंगलियों या अंगूठों की संख्या सामान्य है या कम अधिक है, किसी जोड़ में कोई उंगली छोटी बड़ी तो नहीं है, सभी अवयव सामान्य है या कुछ अवयव विरूप हैं, आदि सभी शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिन युग्मों पर ही निर्भर करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेन को 45 वर्ष की आयु में पथरी की बीमारी हुई। उनके पिता को यह रोग 25 वर्ष की आयु में आरंभ हुआ, जबकि मॉन्टेन के जन्म के समय उनके पिता सिर्फ 21 वर्ष के थे। इस समय उन्हें यह रोग नहीं था, लेकिन उनके जीन्स में इस रोग के आधार विद्यमान थे। मॉन्टेन की पित्ताशय की पथरी की बीमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। बालकों का गैलेक्टोसीमिया रोग जीन्स से ही संबंधित होता है। यह जीन जब पूरी डायल ट्रांसफर एंजाइम नहीं बनने देता तो बच्चे दूध में रहने वाली मिठास गैलेक्टोस को पचा नहीं पाते। फलतः वह खून में जमा होती रहती हैं और जिगर में इकट्ठी होकर बच्चे का पेट खराब कर देती हैं तथा मृत्यु का भी कारण बन बैठती हैं। एक्रोड में टाइटिस एटेरिपैथिका नामक रोग का कारण भी मुख्यतः जीन्स की विकृतियां ही होती हैं। आंख का कैंसर रेटिनोब्लास्टिमा जीन्स दोष का ही परिणाम है। जीन्स की एकोड्रोप्लासिया विकृति के कारण बच्चे अविकसित रह जाते हैं, वे जल्दी मरते हैं, बच गए तो भी वंश वृद्धि में असमर्थ होते हैं। ऐसे दोष वाली महिलाएं गर्भवती होने पर स्वयं भी प्राण रक्षा नहीं कर पाती, बच्चे की जान तो खतरे में होती ही है।
राइजोबियम नामक जीवाणु की जीन को यदि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की जड़ों में पलने वाले किसी जीवाणु में प्रत्यारोपित करना संभव हो तो इन फसलों के लिए अधिक उर्वरक नहीं खर्च करना पड़ेगा। भारत समेत विश्व भर की आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं में इस हेतु प्रयास हो रहा है। स्थूल दृष्टि की उपेक्षणीय लगने वाली इस अन्नमय कोश की अति सूक्ष्म घटक जिन्स के साथ मनुष्य के उत्कर्ष की कितनी धाराएं, कितनी संभावनाएं जुड़ी हैं, इसे देखकर इसके रचयिता इस महान कलाकार की कलाकारी को शत शत नमन ही करते अंतःकरण में बार बार यही हुक उठती है कि क्या यही अच्छा होता कि हम इन महत् शक्तियों के जागरण और उपयोग की विधि जान पाते, सीख पाते और अपना पाते। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।